to find center of mass। और ये फॉर्मूला जो भी हम देने वाले हैं वो सब में लागू होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड या कंपोजिट सिस्टम और रिमूव्ड मास सिस्टम। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। कंपोजिट सिस्टम क्या होता है? कंपोजिट सिस्टम जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक डिस्क है, दिस इज ए डिस्क, और इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दिया गया है, कहीं पर भी एक और डिस्क रख दिया गया। तो ये दो डिस्क का कंबाइंड सिस्टम है ना। तो ये हो गया कंपोजिट सिस्टम या कंबाइंड सिस्टम। रिमूव्ड मास सिस्टम में क्या होगा कि आपकी ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है, तो उसके ये वाली पार्ट जो है काट के हटा लिया गया, बस ये डिस्क काट के हटा लिया गया है। बाकी सब जगह पर डिस्क है। दिस इज द रिमूव मास सिस्टम। इट इज ए कंपोजिट सिस्टम। ये है रिमूव्ड मास सिस्टम। इस दोनों में क्या फर्क होगा कि इस केस में जो मैंने ये बड़ी वाली डिस्क ली है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी है ρ1, और इसके ऊपर जो छोटा सा डिस्क रखा है इसकी डेंसिटी है ρ2। ये है ρ1, ये है ρ2। तो इस केस में दोनों की डेंसिटी सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। ρ1 है ना, और ρ2 सेम भी हो सकता है, या नहीं तो ρ1 ρ2 अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब कि दोनों मटेरियल सेम हो सकते हैं और दोनों के मटेरियल अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिमूव्ड मास सिस्टम में जो प्लेट काट के ये हटाया गया है, ये जो रिमूव्ड मास किया गया है ना, इसी से जो ये काट के अलग किया गया है, इन दोनों की डेंसिटी गारंटी सेम होगी। जो मटेरियल का ये है वही मटेरियल का ये भी है। अगर ये ρ1 है, ये ρ2 है, जैसे लकड़ी का प्लेट था, काटेंगे तो ये लकड़ी का ही ना डिस्क निकलेगा, शीशा का तो नहीं बन जाएगा। तो इस केस में दोनों की डेंसिटी सेम होती है। आइए कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। मास बराबर क्या होता है? मास बराबर क्या होता है बताओ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला हम कहाँ लगाते हैं? 3D बॉडी में, जिसमें वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला लगाते हैं 2D प्लेट में, है ना। इफ थिकनेस इज यूनिफॉर्म, थिकनेस इज, सब जगह थिकनेस प्लेट का यूनिफॉर्म ये। और पहले प्लेट के केस में सब जगह थिकनेस एक ही रहती। अब आगे देखो तो यहाँ पे, है ना, इफ डेंसिटी बी सेम,
अगर मटेरियल की डेंसिटी सेम है, सेम, तो मास को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं। सेम मतलब कांस्टेंट। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो मास जो है 3D बॉडी के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लिख सकते हैं फॉर 3D बॉडी। और 2D बॉडी में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया फॉर 2D बॉडीज। ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के क्रम में सारे प्रोसेस वही रहेंगे। बस आपको क्या करनी है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अगर दो या दो से ज्यादा बॉडी का कॉम्बिनेशन है और सबकी डेंसिटी अगर सेम है, तो आप इन प्लेस ऑफ मास यूज कर सकते हो वॉल्यूम। या अगर 2D बॉडी है तो इन प्लेस ऑफ मास आप यूज कर सकते हो एरिया। इफ डेंसिटी बी सेम, while calculating center of mass position, center of mass position, we can use volume for 3D and area for 2D in place of mass। मास की जगह पे हम वॉल्यूम या एरिया यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे डेंसिटी सेम होना चाहिए। अगर डेंसिटी अलग अलग है तो फिर आपको फॉर्मूला लगा करके पूरा मास ही यूज करना हो। नेक्स्ट बात, इफ some mass is removed, some mass is removed, take negative sign, है ना। या एक मिनट ऐसे लिखो थोड़ा, इफ some mass or volume or area removed, अगर कुछ मास वॉल्यूम एरिया रिमूव हो रहा है, टेक these quantities with negative sign। मतलब आपको याद रखना है, मास ला के रखेंगे, ऐड करेंगे और काट के हटाएंगे तो घटाएंगे। एरिया ला के रखेंगे तो ऐड करेंगे, काट के हटाएंगे तो घटाएंगे। वॉल्यूम ला के रखेंगे तो ऐड करेंगे, काट के हटाएंगे तो घटाएंगे। ऐड मतलब ला के रखेंगे तो जोड़ेंगे, काट के हटाएंगे तो उसको घटाएंगे। अब ये काम को कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा। फॉर्मूला जो दिखेगा फॉर सेम मटेरियल, सेम मटेरियल या सेम डेंसिटी कह सकते हो, उसी के लिए ये लागू है। अदरवाइज तो वही ओरिजिनल फॉर्मूला जो पड़े हैं वही काम करेगा। तो एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा V1x1 V2x2 डैश डैश डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 डैश डैश। इसी तरह से Y सेंटर ऑफ मास V1y1 प्लस V2y2 बाई V1 प्लस V2।
और जेड सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वॉल्यूम है तो जेड डायरेक्शन भी आएंगे, v1 z1 प्लस v2 z2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये आपके हो गए 3D बॉडी के लिए, रूट 3D बॉडीज के लिए। और 2D बॉडी के लिए एरिया लेंगे, a1x1 प्लस a2x2 बाई a1 प्लस a2। और इसमें चूंकि दो ही डायरेक्शन बनेंगे, एरिया है ना, दो डायमेंशन है, तो एक्स और वाई ले लेते हैं। a1y1 प्लस a2y2 बाई a1 प्लस a2। याद रखिए ये फॉर्मूला एरिया का और वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ हम तब लगाएंगे जब मटेरियल सेम हो, डेंसिटी सेम हो, और 2D बॉडीज, है ना, तो फटाफट मेरा काम हो जाए। फॉर 2D बॉडीज। Good evening, sir. Sorry, गुड sir, इवनिंग late. अनन्या, यू आर लेट टुडे बट स्टिल अभी हमने शुरू ही किया है, तो आप ध्यान से समझिए इसको। रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, पिछला जितना भी हुआ है। तो यहाँ पे v1 क्या है, ये x1 x2 क्या है, x1 x2, है ना, डैश डैश आर दी x coordinate of center of mass of volume v1, है ना, v1 v2 रेस्पेक्टिवली। y1 y2 क्या है, तो y1 y2 आर द y coordinates of center of mass of volume v1। z1 z2 क्या है, z1 z2 z component of center of mass of volume v1 v2। यहाँ पे x1 x2 क्या है, r x coordinate of center of mass of area a1 a2 डैश डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सब उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, जो एरिया है a1 a2 उनके, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि ला के रखेंगे तो जोड़ेंगे, काट के हटाएंगे तो घटाएंगे, इस बात को एक दिमाग में रखिएगा। और देखो हम इस सब फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये लेंथ 2a है, हाइट भी 2a है वाई डायरेक्शन में, और ये साइड ए है, और ये प्लेट है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजीशन।
ऑफ प्लेट स्टोन। अब देखे होंगे कि ऐसा ही एक टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने रॉड के लिए लिया था, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रॉड है जिसमें सिर्फ लेंथ स्ट्रक्चर है, ब्रेड्थ को मैंने यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया है। और कुछ ऐसा यहाँ पर है जिसमें ये मोटाई भी है, ऊंचाई भी है, मोटाई भी है। और वहां पर जो रॉड था उसमें सिर्फ लंबाई था, मोटाई नहीं था। यहाँ लंबाई मोटाई दोनों है। तो देखो, इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, और इन दोनों मेथड को बस आप अच्छे से समझिए। कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, बस आपको ये समझ लेना है। पहले मैं अपना ओरिजिनल को कॉपी कर लेता हूँ। ये फर्स्ट मेथड लेते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट मेथड में हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पे ये दो प्लेट है, यहाँ पे ये दो प्लेट है। तीन प्लेट भी ले सकते हो ऐसे, तीन स्क्वायर हो जाएंगे। एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये। या आप अगर दो प्लेट लेते हो तो एक हो जाएंगे स्क्वायर और एक हो जाएंगे रेक्टेंगल। तो बताओ क्या लेना चाहते हैं आयुष? तीन स्क्वायर लेना चाहते हैं या एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल लेना चाहते फिर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। हैं? ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। तो आप बताओ, ये जो स्क्वायर आपने लिया इसका एरिया क्या है? ये जो स्क्वायर आपने लिया इसका एरिया बोलो। एरिया हो गया ए स्क्वायर। ए है साइड इसका, और इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है? तो इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इसके मिडिल में है, यहाँ पे है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है एक्स डायरेक्शन में ए बाई टू, और वाई के डायरेक्शन में a+a/2। ये a/2 और ये हो गया a+a/2। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया a/2 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3a/2, मतलब a+a/2 3a। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये मैंने एक ले लिया। अब दूसरा जो आपका ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया बोलिए। इस रेक्टेंगल का एरिया बोलिए। इस रेक्टेंगल का एरिया 2a² 2a दैट इज 2a²। और इसका सेंटर ऑफ मास बोलिए। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जहां उसके डायगोनल्स मिलते हैं वहां होते हैं। तो आप इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता दीजिए। यहाँ पे आएंगे तो एक्स डायरेक्शन में हाफ हो जाएंगे a/2, तो 2a का हाफ हो जाएंगे a, और वाई डायरेक्शन में हो जाएंगे ये वाली a का हाफ a/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x का a और y का a/2, a,a/2। ये पूरा प्लेट यूनिफॉर्म था, एक ही मटेरियल का थ्रू आउट प्लेट है ये। और हम फॉर्मूला अब लगा देंगे एक्स डायरेक्शन के केस में a1x1 प्लस a2x2 बाई a1 प्लस a2। बताओ भाई, a1 क्या है? a²। और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो a/2 प्लस a2 क्या है? 2a, और उसका x2 क्या है? a, यहाँ है ये।
डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 तो A स्क्वायर है और A2 है आपका 2A। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या है। बोलो भाई। ये हो फाइव ए जाएंगे, बाई सिक्स। ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, एक 5, A³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू नीचे हो जाएंगे 3A स्क्वायर। A² से A³ कैंसिल हो गया, A बच गया ऊपर में, दैट इज 5A/6। 5A/6। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आप इसी तरह से निकाल लो, A1 y1 प्लस A2 y2 बाई A1। बताओ A1 का वैल्यू कितना है, तो A1 है A²। y1 कितना है, तो y1 है इसका 3A/2 प्लस A2 तो यही है 2A²। और इसका y2 है A/2 डिवाइडेड बाई A² प्लस 2A²। इसका वैल्यू क्या है, फाइव ए बाई सिक्स। इसका भी वही आ गया। A² कैंसिल, तो दो, दो एक तीन, 5A/6। तो सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट यहाँ आई वो 5A/6, 5A/6। तो एक तो ये मेथड है जिससे मैंने अभी सॉल्व किया, जिसमें हमने इसको काटने फाटने वाला नियम नहीं लगाया। हमने इसको दो पार्ट में बांट लिया, जिसके सेंटर ऑफ मास हम पहले से जानते थे, और फिर अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला लगा। सेकेंड मेथड को देखो ध्यान। सेकेंड मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि ये पहले आपका एक पूरा गोटा प्लेट था। ये पहले आपका एक गोटा प्लेट था, ये पूरा, इसमें ये पूरा मटेरियल भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था। तो बताओ जब ये पूरा गोटा था तो उसका टोटल एरिया कितना था, 2A इंटू 2A, दैट इज 4A²। पूरा गोटे का 4A²। और और उसका सेंटर ऑफ मास क्या था, उसका यहाँ सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ आएगा, ए कॉमा है। ए कोमा, ए कोमा। और हम इस पूरे गोटे में से इतना काट के हटाएंगे, इतना काट के हटाएंगे, यही रिमेनिंग बच जाएगा, जितना भी हमसे पूछा जाए यही बच जाएगा। तो पहले हमने पूरा गोटा लिया, इतना काट के हटाएंगे, तो जो काट के हटाएंगे उसका एरिया को नेगेटिव लेंगे। बताओ इसका एरिया कितना हो गया, A²। माइनस में लिखेंगे क्योंकि इसको काट के हटाना। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये जो काट के हटाएंगे इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ है, ये इस जगह पर, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास, रिमूव्ड मास का। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट, ये हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक A, ये हो जाएगा। और ये हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक A/2, 3A/2। और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया A, और यहाँ से यहाँ तक फिर A/2, अगेन 3A। ये हो, तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला है बताओ, एक सेंटर ऑफ मास का A1x1 प्लस A2x2 बाई A1 प्लस A2। बस अब हम यहाँ जो वैल्यू है वो रख देंगे। A1 की जगह रखेंगे 4A², उसकी जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है A, प्लस A2 की वैल्यू में यहाँ लिखेंगे -A²।
क्योंकि ये पार्ट काट के हम हटा रहे हैं। और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3a/2। डिनोमिनेटर में भी उसी तरह a1 की वैल्यू पूरा लिखेंगे 4a² एंड प्लस a2 लिखेंगे -x। अब बताइए इसका कितना आ जाएगा। तो 4a³ -3a³ / 2, तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 5a³ / 2। और नीचे देखो 4a² में a² सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3a²। तो इससे ये कट गया, वैल्यू आ गया 5a/6। और सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास का भी हम इसी तरह से फॉर्मूला लिखेंगे a1y1 प्लस a2y2/a1 + a2। तो a1 की वैल्यू तो यही 4a² है, y1 की वैल्यू अगेन a ही है, a2 की वैल्यू -a² है, और y2 की वैल्यू 3a/2 है, डिवाइडेड बाई a1 + a2 दैट इज 4a²। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा अगेन 5a। तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी दैट इज 5a/6 पर। तो आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि चाहे हम उसको एडिंग मास सिस्टम को यूज करके बनाएं या रिमूव्ड मास सिस्टम से बनाएं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही है। ठीक है। बेसिक फॉर्मूला याद रखना। हम्म। चलो। एक ये डिस्क है, इसका इनर रेडियस है r1, आउटर रेडियस है r। और इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। आप लोग भिड़ जाइए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। पहले गलत सलत जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, फिर मैं जब बताऊंगा तो आपको चीजें पकड़ में आएंगी। सो यू प्लीज क्विक।
भैया अर्धगोला का कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। सावधानी से कीजिए। ईमानदारी से सरकारी कागज कुछ तो तुरंत आ जाए तो। अर्धगोला का आयतन में एरिया एरिया 2/3 पाई r स्क्वायर। ये एक डिस्क है। नहीं नहीं, गोला का होता है 4 पाई r। प्लेट को, गोला का होगा 2 पाई r स्क्वायर। पहले ये पूरा प्लेट था, इतना प्लेट काट के हटा एरिया दिया। पाई r इसका, हाँ एरिया। हाँ। गोला का होता है 4 पाई। समझ गई। ये सब बात बोला नहीं जा रहा, सिर्फ आपको ये दे दिया गया है और कहता है ये जो डिस्क है सामने में, जिसकी इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए। क्या फालतू क्वेश्चन देते रहते हैं। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 बाई r1 प्लस r। ठीक बोल रहे हो, फिर से बोलो। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 बटे r1 r1 प्लस r2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 बटे r1 प्लस r2। r1 प्लस r। ठीक है। क्या कर रहे हो? वेदांत हो गया? सर मल्टीप्लाई ऊपर में 2 आ रहा है सर मेरा। ओके। मतलब मिथिलेश का ये जो आंसर है, उससे आपका आंसर अलग आ रहा है। सर एक सेकंड सर। क्या करूं मैं इसको? देखिए, इसमें एडिंग मास सिस्टम लेकर नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दो मास में इसको बांट लिया, पहला वाला जो मेथड है, इसको रिमूविंग मास का। एक को स्क्वायर ले लिया, एक को रेक्टेंगल ले लिया और बना लिया। यहाँ पर वैसा आप नहीं कर सकते। इस केस में आपको इसे दो पार्ट में लेना पड़ेगा। सर ऊपर 2 आ रहा है और सर नीचे पाई आ रहा है मेरा उसी आंसर में। ओके। अब देखो, मैं क्या करता हूँ कि पहले ये पूरा एक डिस्क एज्यूम कर ला, सेमी सर्कुलर डिस्क एज्यूम कर लेता हूँ। इंटायर ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क, ये पूरा, ये काट के मास नहीं हटाया गया। ये पूरा एक डिस्क ले लेता हूँ, पूरा। तो बताओ, तो इस डिस्क का एरिया कितना हुआ? आई r2 स्क्वायर बाई 2। ये पूरा का पूरा ले रहा है ना, ये पूरा ले रहा है, ये पूरा इंटायर। पाई r2 स्क्वायर बाई 2, और इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या बोलेंगे? एक्स का 0 और वाई का 4r/3 पाई। ये ना डिस्क का सेंटर ऑफ मास था, वेदांत। डिस्क का सेंटर सर ऑफ वो मास मैंने देखिए, 2r/पाई ले लिया। 4r/3 पाई। आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। 4r/3 पाई। ये हुआ पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ये जो सेमी सर्कुलर डिस्क। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं
इतना पार्ट डिस्क का काट के अगर हम हटा लेंगे तो जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो पार्ट काट के हटाने वाले हैं इसकी एरिया क्या लेंगे? 2 माइनस पाई r1² बाई 2। और इस छोटे से पोर्शन जिसको काट के हटाने वाले हैं उसका सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? उसका सेंटर ऑफ मास हो गया x का 0 और y का 4r1/3 पाई। ये फॉर्मूला तो मेरा वही लेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन था इसलिए मैंने एरिया यूज किया। फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो 0 आ जाएंगे, क्योंकि इसका x1 भी 0 है और x2 भी 0 है। और y सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a1y1 प्लस a2y2/a1 a1 की वैल्यू है पाई r2² बाई 2 और y1 हो गया आपका 4r2/3 प्लस a2 की वैल्यू होंगी -पाई/2 × r1²। और इसकी y2 वैल्यू होंगी 4r1/3 डिवाइडेड बाई a1 is πr2² बाई 2 माइनस प्लस के साथ -πr1²। क्या इतना समझ में आया या फिर से समझाऊं, ये बताओ। आ गया सर। मिथिलेश क्लियर है? यस सर। अब आपको यहाँ कैंसिल कैंसिल जो भी हो रहे हैं कर दीजिए, आंसर आएगा। तो हमें लगता है कि पाई/2 सब में है, कैंसिल हो गए। और यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, तो इसको लिखा जाए। ऊपर से आ गया 1/3 पाई कॉमन, और क्या आ गया 4 भी कॉमन हो गया। 4/3 पाई ऊपर में हो गया r2³ माइनस r1³। और नीचे में आ गए पाई तो एक कट ही गया था, और ये आ गया नीचे में r2² माइनस r। तो ये वैल्यू आपके आंसर के पार्ट में। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम इसको यही छोड़ दें। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, मान लीजिए ये आपका एक स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर के भीतर में एक ये सॉलिड स्फीयर को काट के हटाया गया। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बताइए क्या हो? कोई घटाना उसी करके ठीक करना है क्या? ये एक स्फीयर है यार, हम्म। इट इज नॉट ए दिस। स्क्वायर का कितना होता है सर? ये यहाँ इसका एक्स एक्सिस है, दिस गोला इज का वाई एक्सिस, एरिया, गोला का 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज जेड एक्सिस। और बड़े स्फीयर का रेडियस जो है, बड़े स्फीयर का वो है कैपिटल आर, और ये जो छोटा स्फीयर है जो इसके भीतर से काट के हटाया गया है, हॉलो कर दिया गया है, इसका रेडियस स्मॉल। और भीतर का जो हॉलो है ना, ये जो आपका कैविटी है, उसकी पेरीफेरी आउटर स्फीयर के सरफेस से मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड center of mass of remaining sphere.
रिमेनिंग स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बताएं। इसका हो जाएगा ये। कैसे बताओ? सर वो जो सेंटर से सर थोड़ा सा डिस्टेंस है सर, वो भी कुछ है क्या? नहीं, वो नहीं दिया। ये वाली ये वाली पूछ रहे हो ना? ये वाली। ये सर। ये तुम खुद बोलो क्या है। बोलो तो पहले यही बात क्या है। ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये देखो, ये बोला है, गलत बोल दिया। अच्छा सर, R-2R। आर, कैपिटल आर माइनस 2 आर। मोहित, यस सर। कैपिटल ये 2 आर होगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2 आर होगा ना। यस यस। और ये आपका पूरा आर हो गया। तो कैपिटल आर में 2 आर घटाएंगे तब जाके ये बचे। तो ठीक से गणित लगाओ। ख्याल रखिए। हाँ सर। तो सारा बड़ छोटका जो है पूरे में ले लिए है ना। हाँ तो छोटका ध्यान नहीं रहा छोटका है। कैसे करना चाहते हैं? रिमोट मास सिस्टम का ही लेना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करिए कि आप मान लीजिए कि ये मास यहां से काट के हटाया नहीं गया, अभी पूरा का पूरा गोटा है। ये पूरा का पूरा गोटा है, ये मान के चलिए। तो जब ये पूरा गोटा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 πr क्यूब। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा पूरे गोटे का? तो पूरा स्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास यही होगा, 0 0 0। और ये पूरा वॉल्यूम में अगर हम इतना काट के हटा लेंगे तभी तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। तो ये जो पार्ट काट के हटाया गया है, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे 4/3 πr स्मॉल आर क्यूब। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, ये वाली पोजीशन में होगा। और ये वाली पोजीशन क्या है? यहां से इसकी दूरी कितनी होगी बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल, यही होंगे ना। यस सर। वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0। वाई 0, जेड 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। बस कहानी खत्म। बस ये दो काम अगर आप कर लेते हो तो आगे का काम खत्म। तो यहाँ देखो तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, जेड डायरेक्शन में भी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट 0 आएंगे, क्योंकि दोनों में वाई और जेड दोनों में कोऑर्डिनेट 0। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रहेंगे V1x1 प्लस V2x2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V1 के वैल्यू रख दीजिए। V1 तो आपकी यही है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। नेट खत्म और x1 क्या है? x1 तो 0 है। नहीं। V2 देखो माइनस में, माइनस मत छोड़ना। -4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और x2 देखो तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल। डिनोमिनेटर में V1 है 4/3 कैपिटल आर क्यूब, प्लस V2 है -4/3 स्मॉल आर।
हम फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं किए हैं, बस जैसा स्थिति रहेगा उसके अनुसार हम उसका साइन लेंगे। तो 4/3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ये तो पार्ट जीरो ही आ गया, तो बात माइनस के साथ रह जाएगा। स्मॉल आर क्यूब इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इन डिनोमिनेटर यू विल गेट कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल। ये हो गए एक सेंटर ऑफ मास कॉन्ट। नेगेटिव साइन क्या बताना चाहता है विधान? सर पीछे वाली डायरेक्शन में हाँ। सेंटर ऑफ नेगेटिव मास एज का नेगेटिव आ जाना ये बताता है कि यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है, इस जगह पे सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का, ये वाली दूरी आपकी आई है सेंटर ऑफ मास। ये जो रिमेनिंग सिस्टम बचा है मास काटने के बाद, इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ, ठीक है। कभी 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 स्थितियां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे देता है। कॉम्प्लिकेटेड क्या देगा, वो थोड़ा सा भारी बनाने का कोशिश करता है। जैसे कहता है कि ये आपका एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर के ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन। एक यहाँ पे एक यहाँ पे इस तरह से स्फेरिकल कैविटी कर दिया गया है, और एक यहाँ पे इस जगह पे एक कैविटी किया गया है। ये दो जगह कैविटी किया गया, वो बड़ा एक छोटा। इस कैविटी की रेडियस है r/2, इस कैविटी की रेडियस है r/4, और ये बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। तो बताइए जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो? समझ में आया वेदांत, समझ में आया? यस सर समझ आ गया। अब इसका रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताना है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्फीयर। तो पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों कैविटी नहीं हुआ है, ये दोनों कैविटी नहीं हुआ, पूरा का पूरा स्फीयर अलग है। तो बताओ, तो इस पूरे स्फीयर की वॉल्यूम क्या होंगी? 4/3 पाई 4/3 कैपिटल आर। और पूरे स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ओरिजिन पर होगा, 0 0 0। अब इस पूरे स्फीयर में से ये एक स्फीयर काट के हटाया गया, इसकी वॉल्यूम नेगेटिव होगी। कितनी वॉल्यूम होंगी भाई? 4/3 पाई इंटू r/2 का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस r/2 है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। और वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो x के हो जाएंगे r/2, y के 0, z के 0। अब बताओ, एक और कैविटी किया गया है, तो इस कैविटी की वॉल्यूम कितनी है? इसकी वॉल्यूम में 4/3 पाई इंटू r/4 का होल क्यूब। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, यहाँ पे।
इसका कोऑर्डिनेट बोलिए, बोलिए। अच्छा ये भी माइनस होगा ना? माइनस, ये भी तो माइनस होगा। ये सर। ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी काट के हटाया हमने। और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट इतना होगा, ये वाला r - r/4, 3r/4, और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। जेड डायरेक्शन में भी हम काट के हटा सकते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 गो हो गया, एक पूरा हो गया, एक 2 ठो कैविटी हो गया। इस केस में फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, यहाँ जेड कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास 0 आएगा। इस केस में जेड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट 0 आएगा, क्योंकि सबका जेड देख रहे होंगे कि वो 0, सबका जेड 0, सबका एक्स 0 नहीं है, एक का एक्स है। सबका वाई भी 0 नहीं है, एक का वाई है, लेकिन जेड सबका 0। तो इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होंगे, और वाई भी होंगे। एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? v1x1, v2x2, v3x3 बाई v1 प्लस v2 प्लस v। रख दीजिए वैल्यू। v1 की वैल्यू तो वही है 4/3। ऐसा करते हैं, चीजों को आसान रखने के लिए इसको हम v मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे? -v/8 हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे? ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे -v/64। 4 चौके 16, चौके 64, पावर क्यूब है। अब मान रख दीजिए फटाफट। v1 तो हो गए v, x1 हो गए आपके 0, v2 हो गए -v/8, है ना? v2 हो गए -v/8, x2 हो गए आपके 0 नहीं, r/2, और v3 कितने हो गए? -v/64, और x3 हो गए 0। डिनोमिनेटर में देखिए तो v1 तो v है, v2 है -v/8, और v3 है -v/64। क्या आप सिंप्लीफाई कर सकोगे इसको? कितना आएगा बताओ? तो भी तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना? भी 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 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बच गया? -r/16, -r/16, और यहाँ क्या हो गए? -1/r। r, हाँ ठीक है, ये तो 0 ही होगा ना, ये तो 0 ही होगा। ये 0 हो गया पूरा, कट, ये भी 0 हो गया, बस यही वाला रह गया -r/16। नीचे में कितने बचे भाई? 1 -1/8 और -1/16, 64, ये आया। थोड़ा और काम कर लो, r/16, और नीचे में एलसीएम ले लो 64, तो 64 -8 -1,
16 ये 4 से कट जाएगा, -4r ऊपर, नीचे बताओ घट के कितना आ गया? 55। 55 इतने आ गए। और इसी तरह y कोड माइनस में है, y कोऑर्डिनेट का भी आप इस तरह वैल्यू निकालेंगे, v1 y1 प्लस v2 y2 प्लस v3 y3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। वैल्यू भी इसी तरह रखेंगे, रूटीन मेथड है। v1 तो v हो गए और y कोऑर्डिनेट इसका 0, v2 हो गया -v/8 और y2 इसके 0 हो गए, v3 v/64 और इसके y3 देखो, इसके y3 है 3r/8, 3r/8 है कि 4 है, 3r/4 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3 और इन सबको v1 हो गया v प्लस माइनस v/8 प्लस माइनस v/60, ये सारे भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर के सारे भी से, ये तो 0 ही है, ये भी 0 ही है, यहाँ बच जाएंगे आपको -3r/64 इंटू 4, डिनोमिनेटर में इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ घट के बचेगा 55, नीचे में हो जाएंगे 64, 64 से ये 64 कैंसिल हो गए, ये हो गया -3r डिवाइडेड बाई 5 इंटू 55 इंटू 4, 220। क्योंकि 20 अब 20 2 22, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया एक्स एक्सिस का -4/4r/55, वाई कोऑर्डिनेट आया -3r/220 और जेड कोऑर्डिनेट ठीक है, तो करना इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग फाइनल। नाउ लेट मी डिस्कस दी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन, इसको समझने के लिए पहले डायग्राम थोड़ा सा देखो। जैसे मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पार्टिकल यहाँ है m1, एक पार्टिकल यहाँ है m2, एक पार्टिकल यहाँ है m3। ये पार्टिकल m1 कितनी दूरी पर है, इसके लिए मैंने पोजीशन वेक्टर का सहारा लिया था। इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, इसका पोजीशन वेक्टर r3। और अगर हम इन तीनों को आपस में अगर ज्वाइन करते हैं तो एक दायरा हमें मिलेगा जहां उसके भीतर में सेंटर ऑफ मास है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं रास्ते में है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरह से। ये है सेंटर ऑफ मास, इसका ये कोऑर्डिनेट हुआ पोजीशन वेक्टर, ये है r1, ये है r2,
ये है R3 और ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे। R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर मान लो कि जो ये पार्टिकल है M1 वो यहां से यहां चला गया, कैसे भी अकेला इंडिविजुअल M1 की मूवमेंट ये हो गई, M1 यहां पहुंच गया, M2 का मूवमेंट यहां कहीं हो गया, यहां कहीं, कोई भी डायरेक्शन में चल सकता है, और M3 का मूवमेंट कहीं यहां। मान लेते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई S1 वेक्टर, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई S2 वेक्टर, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई S3 वेक्टर, यह डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये तीनों डिस्प्लेस कर गया एक जगह से दूसरी जगह, और तीनों का अब एक नया लोकेशन आया, इन तीनों के नया लोकेशन को अगर हम फिर से ज्वाइन करते हैं तो इस तीनों का अब नए स्थिति में इन तीनों का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पहुंच गया, जो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अब ये वाला हो, सेंटर ऑफ मास का ये डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब कि अगर तीनों इंडिविजुअल कुछ ना कुछ डिस्प्लेस अगर करता है, M1 S1 किया, M2 S2 किया, M3 S3 किया, तो सेंटर ऑफ मास का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट बनेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा अगर M1 M2 M3 कुछ कुछ डिस्प्लेस अगर कर रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन था। निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो फॉर्मूला होगा M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दैट्स इट। मान लीजिए ये M1 V1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला, M2 V2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला, M3 V3 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला, तो सेंटर ऑफ मास जो इस डायरेक्शन में चलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप बस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी निकल जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिल्कुल पैटर्न में फॉर्मूला बनेगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M। दिस फॉर्मूला विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की आपको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज दी हुई है, और याद रखिए सबके माथा पर तीर है, वेक्टर फॉर्म में है, सीधे स्पीड से मत मल्टीप्लाई कर देना।
These are the velocity in vector form. अच्छा एक बात बताओ, m1 v1 क्या है? ये m1 v1, m1 v1 is the linear momentum of the first party. m2 v2 क्या है? m2 v2 is the linear momentum of the second party. m3 v3 is the linear momentum of the third party. और m1 plus m2 plus m3 क्या है? Is the total mass of system. और p1 plus p2 plus p3 in vector addition है. So this is nothing but is the total linear momentum of the system. The total linear momentum of the system and divided by total mass of the system. यहां से आपको क्या दिख रहा है? अगर यहां से आपको दिख रहा है कि अगर आपको सिस्टम की लीनियर मोमेंटम को सिस्टम के मास से डिवाइड कर दोगे तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको देगी। ओके, अब एज्यूम करो, सब कोई एज्यूम करो कि हम इस पार्टिकल को m1 को a1 एक्सेलरेशन से मूव कराए हैं। दिस इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a1, m2 is moving with acceleration a2 and m3 is moving with acceleration a3. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये भी किसी ना किसी एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर सकता है, नहीं भी कर सकता। और अगर ये एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? सो एक्सेलरेशन ऑफ center of mass confined by using, you can find by differentiating the velocity of center. अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो आपको निकल जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी डिफरेंशिएट होकर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो यूं ही हवा में नहीं आती, एक्सेलरेशन के लिए इस पे फोर्स लगाना जरूरी है। तो मान लो इस पर एक फोर्स लग रहा है F1, इस पे एक फोर्स लग रहा है F2, इस पे एक फोर्स लग रहा है F3, है ना? तो F1 इज व्हाट? M1 A1। M1 A1 को हम लिख सकते हैं M2 A2 को लिख सकते हैं, M3 A3 को लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल फोर्स बाय टोटल और F1 F2 F3 तीनों का सम क्या है भाई? दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स of the system divided by net mass of the system. अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मूवमेंट अकॉर्डिंगली वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से हो रही है तो सेंटर ऑफ मास की भी मूवमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से हो सकते हैं। और अगर आप निकालना चाहो तो आपके सामने फॉर्मूला है, इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर आपको पता है तो आप उसे, ठीक है जी। तो चलिए हम बात करते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट की।
two particles are shown in figure. दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, ये 2 kg का है, और एक पार्टिकल यहाँ है, ये 1 kg का है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,0, इसका दिया हुआ है -4,0। If 2 kg moves, if 2 kg moves 1 meter towards origin, find the displacement of 1 kg so that the center of mass may remain at rest. चलिए, फॉर्मूला दे दिया है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, बनाने का कोशिश करिए। चलो मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट के मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो मैं यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? m1s1 प्लस m2s2, चूंकि दो पार्टिकल है तो हम दो ही लेंगे, बाई m1 प्लस m2। प्रॉब्लम के अनुसार 2 kg का मूवमेंट 1 मीटर हो रहा है टुवार्ड्स ओरिजिन, मतलब कि ये जो 2 kg है वो ओरिजिन की तरफ इस डायरेक्शन में चल रहा है 1 मीटर। तो इस 2 kg को अगर हम m1 मान के चले, ये m1 को मान के चले, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म क्या बोल सकते? -1i, -1 है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और ये अगर 1 kg को m2 बोले तो इसकी तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालनी है। आई डोंट नो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड मास। इन दोनों मास का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं पर भी होगा, लेकिन इस सवाल में बोलता है कि सो दैट द सेंटर ऑफ मास में रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास जहां था वो वहीं रहे, मतलब कि उसका पोजीशन चेंज ना हो, रिमेन अनचेंज्ड। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज्ड, अकॉर्डिंगली आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट 0 बोल रहा है। बस ये 3 फैक्टर्स हमें मालूम है, अब बस लाके डाल दीजिए, काम खत्म। Position of center of mass should not change. m1 is 2 kg. Displacement of center of first mass is -1i. m2 है 1 kg, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमको निकालनी है, एंड डिवाइडेड बाय नीचे में हो गया 1 kg प्लस 2। ये तो 0 के पास चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एंड s2 विल गेट, s2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2i। प्लस में कि माइनस में? अरे बोलो भाई, प्लस में कि माइनस में? सर प्लस डायरेक्शन, सर प्लस। इसका मतलब हुआ कि S2 को टुवार्ड्स द ओरिजिन मूव करना पड़ेगा, S2 को टुवार्ड्स द ओरिजिन मूव करना पड़ेगा 2 मीटर। सो द आंसर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 kg इज 2 मीटर टुवार्ड्स ओरिजिन।
ठीक है, तो हम इस तरह से, अगर आपसे बोलता कि ये 2 kg को हम ओरिजिन की तरफ 1 मीटर ट्रेवल कराएं, तो दूसरा 1 kg को कितना ट्रेवल ट्रेवल कराएं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 मीटर राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस। तो फिर आपको सबका डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। एक और क्वेश्चन कीजिए। अभी कुछ हुआ तो Two particles of mass एक क्वेश्चन 2 kg and 4 kg are at a distance 60 centimeter apart. If 4 kg moves 20 centimeter away from 2 kg, what displacement will be made by 2 kg so that the center of mass may displace 10 centimeter towards 4. चलो बताओ। लिखा नहीं मत हार गया कम से कम उतारनी थी क्वेश्चन उतारनी थी देखो खुद बाद में समझा तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ही ध्यान से, सावधानी से। सर 10 सेंटीमीटर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या? सर 4 kg वाले की तरफ। तो आप इसके सिचुएशन, यस अनिश, Sir, 10 centimeter away from the 4 kg mass. तो आप इसके सिचुएशन सजा लीजिए। आप या तो पार्टिकल दोनों को एक्स एक्सिस पर रख दीजिए या वाई एक्सिस पर रख दीजिए, जैसे भी मन हो। बोल दे एक है 2 kg, एक है 4 kg, और इन दोनों का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। ऑफकोर्स 4 kg के नजदीक होगा। 60 सेंटीमीटर का ये दोनों का दूरी दिया हुआ है, इसका जरूरत नहीं है लेकिन दिया है। 4 kg मूव्स 20 सेंटीमीटर।
4 kg जो है वो 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 2 kg दिया हुआ है। मतलब कि ये जो 4 kg है, दिस 4 kg इज मूविंग अवे फ्रॉम 2 kg, है ना। और यहाँ लिखना जरूरी है ऑन द लाइन, क्योंकि 2 kg ऐसे भी अभी जा सकता है 2 मीटर, जो है 20 सेंटीमीटर, तो मैं उसी लाइन में लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसको हम अगर m1 बोले, इसको m2 बोले, तो s1 जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और इस डायरेक्शन को I, इस डायरेक्शन को J, हाँ, तो s1 क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा 20I, ठंडा की जरूरत ये हो गया। है। What displacement will be made by 2 kg, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमें नहीं पता, तो मैं इसका लॉजिक है। निकालना है। So that the center of mass may displace 10 सेंटीमीटर towards 4 kg, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर और टुवर्ड्स 4 kg, तो ये आई डायरेक्शन में आ गई, आई डायरेक्शन में। बस ये सिचुएशन जो प्रॉब्लम में दिए हैं उनको मैंने सजा लिया। फॉर्मूला आपको बेहतर मालूम है, m1s1 प्लस m2s2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस एस, सेंटर ऑफ मास आपको 10I दिया है, m1 is 4 kg, s1 is 20I, m2 is 2 kg, s2 is निकालना है, नीचे में हो गया 4 प्लस 2, ये 6 हो गया, नीचे ये लेफ्ट में चलेगा 60I, ये हो गया 80I, ये हो गया 2s2, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -20I 2s2, we will get s2 is equal to -10I, -10I मतलब किधर डायरेक्शन में, अवे। ये इधर चला 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जो मैंने फिगर सजाया उसके अनुसार आंसर आया। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg is 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 4 kg। समझ में आ रहा है विदाउट, सिंपली कैलकुलेट नहीं करनी, डायरेक्शन भी दिमाग में रखनी। ये था डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट